विश्वास है। लेकिन जब आप 400 पार की बात करते हैं एनडीए को लेकर, तो उस दौरान विपक्ष तो ये कहता है कि देखिए आप तो डेंट लगा रहे हैं दूसरे दलों पर, ईडी और सीबीआई का डर दिखा रहे हैं। इसके उदाहरण थे कि आप अपने पाले में ला रहे हैं नेताओं को, इसलिए आप कह पा रहे हैं इतने कॉन्फिडेंस से कि 400 पार। हमने ईडी और सीबीआई पर कोई किसी को रेड नहीं लगाया। झारखंड में जिसके घर पर कांग्रेस के नेता के घर पर रेड पड़ा, वहाँ कितने करोड़ रुपए मिले, जहाँ जहाँ हुआ वहाँ कितना माल मिला है। ये एजेंसी अपना काम करती है, इसका हमारे दबाव से या हमारे कहने से कोई काम नहीं करती। नीतीश कुमार का आना कितना फायदेमंद है? पुराने हमारे साथी थे, फिर से एक बार हमको जुड़े हैं। मुझे लगता है हमारा उनका जोड़ना हमारे लिए फायदे का ही होगा। बिहार की राजनीति इस बार अलग नजर आती है आपको? मुझे लगता है सब जगह होप के कारण लोगों को लगता है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनके भविष्य को बदल सकती है, और इसी के साथ लोग पूरी तरह हमसे जुड़े हैं। जात पंथ धर्म भाषा से इसके ऊपर उठकर उसका फायदा निश्चित रूप से चुनाव में होगा, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। आपने कहा कि काम जनता देखती है, काम पर जनता वोट करती है, लेकिन अगर हम पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं से एक आकलन करें, दक्षिण में कांग्रेस कहती है कि हम सुपड़ा साफ कर देंगे, ये कांग्रेस कहती है। ममता बनर्जी ने कहा कि मैं पश्चिम बंगाल में आने नहीं दूंगी। तो ये कैसे फिर आपको लगता है कि मुमकिन होगा? देखो, बंगाल में हम 18 सीटें लोकसभा की जीते, जब हमारी कुछ भी नहीं थी, तो हमने सिद्ध करके दिखाया। तो 18 की 30 होने में टाइम नहीं लगेगा। कर्नाटक में हमारी सरकार आई है, हमारी सरकार वहाँ राज्य कर चुकी है, तो कर्नाटक में हम है ही। अब तमिलनाडु में और केरल में अभी तक हम अच्छा तरह परफॉर्म नहीं कर सके, क्योंकि वहाँ राजनीति पहले ही पोलराइज हुई है। पर मेरा विश्वास है कि इस समय हम लोग केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और साउथ के आंध्र, तेलंगाना सभी राज्यों में हम अच्छा परफॉर्म करेंगे, ऐसा भी विश्वास है। विपक्ष के पास अभी तक कहा जा रहा था कि मुद्दे नहीं थे, जैसा आपने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, किस बात पर वो वोट मांगेंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर विपक्ष बहुत शोर मचा रहा है। आपको लगता है कि अरुण जेटली जी ने जिस उद्देश्य से जब इसे रखा था और इसके बारे में बताया था कि इसमें पारदर्शिता आएगी, आज उसी को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है बीजेपी पर? देखिए, ये बात तो है कि इलेक्शन बिना पैसे से नहीं होते। पॉलिटिकल पार्टी को सबको पैसा लगता है, तो इसका कोई स्ट्रेट ट्रांसपेरेंट अच्छा मार्ग निकालने के लिए बहुत अच्छे उद्देश्य से अरुण जी ने उस समय वो बिल लाया था कि लोग एक नंबर के अकाउंट से बॉन्ड खरीदी करके उसको जमा करें। उसमें गलत क्या था? आखिर पैसे का कोई ना कोई प्रोसीजर तो निश्चित करना होगा। अब मैटर इज सब जुडिस, ज़्यादा कमेंट्स करना उचित नहीं होगा, पर देश की सभी पॉलिटिकल पार्टी और सुप्रीम कोर्ट ने मिलकर इसके बारे में कोई ना कोई मार्ग निकालना चाहिए। विवेकानंद जी भी कहते थे कि नो फिलोसफी कैन बी टॉट टू एम्प्टी स्टमक। वैसे ये है भी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पैसे के बिना चल नहीं सकते। सर, अब आते हैं महाराष्ट्र की राजनीति पर। सीट शेयरिंग को लेकर जो पूरी माथापच्ची थी वो खत्म हो चुकी है। मेरे ख्याल से बीजेपी को 32 और जो अजित पवार की एनसीपी है उन्हें 6 सीटें और शिंदे गुट के शिवसेना को 12 सीटें। तो ये आकलन ये तय है? नहीं, अभी चल रहा है, अभी अंतिम तो डिक्लेरेशन नहीं हुआ है, पर बाय एंड लार्ज मुझे लगता है कोई अड़चन नहीं आएगी, हमारा सब ठीक हो जाएगा। मतलब जो ये अभी आंकड़ा है ऐसे ही सीट शेयरिंग रहेगी? लगभग इस प्रकार से हो जाएगा, और निश्चित रूप से हम सब मिलकर लड़ेंगे और महाराष्ट्र में हमारी शानदार जीत होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। सर, नागपुर की अगर मैं बात करूं, सिर्फ नागपुर नहीं, मतलब मैं तो और जगह भी, अब क्योंकि चुनाव है तो हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, उनसे जान रहे हैं कि उनका मूड क्या है। तो अगर जब उनसे पूछा जाता है आपके फेवरेट लीडर कौन है, तो ऐसा नहीं होता कि उन फेवरेट लीडर में से नितिन गडकरी का नाम ना हो। और नागपुर में तो लोग, आप उनसे पूछते हो उससे पहले वो बोल देते हैं कि हमारे लीडर एक ही हैं, नितिन गडकरी हैं। नागपुर में जब मैं 10 सालों के काम की बात करती हूँ, उसका आकलन नितिन गडकरी कैसे करेंगे अपने कामों का? देखो, मैंने इस शहर में, लोकसभा क्षेत्र में 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा काम किए। ये शहर में अपने परिवार को मानता हूँ। जात पंथ धर्म भाषा सेक्स और पार्टी मैंने कभी भेदभाव नहीं किया। जो भी समस्या लेकर आया उसका काम किया। केवल ये देखा कि कानूनी काम है कि गैर कानूनी काम है। मैंने कभी जात पंथ धर्म भाषा पार्टी नहीं पूछी। मैं निरपेक्ष भाव से काम कर रहा। कोविड का समय था, जो मेरे से हो सकता है
हवाई जहाज़ में ट्रक डालकर ऑक्सीजन लाया ताकि यहाँ के लोगों की जान बचे, वेंटिलेटर्स लाए, रेमडेसिविर बनाया, फंगस के इंजेक्शंस बनाए। मेरा इस शहर के लोगों के साथ एक पारिवारिक रिश्ता है और वो निभाने की मैंने कोशिश की। और मेरा अनुभव है कि लोगों ने भी मेरे ऊपर ऐसे ही प्रेम किया, न जात पंथ धर्म भाषा देखी, न पार्टी देखी। आप कहीं भी जाइए, नागपुर में किसी भी एरिया में जाइए, हर आदमी मेरे और प्रेम करने वाला आपको मिलेगा। और ये मेरी पूंजी है, ये मेरी ताकत है, ये मेरी शक्ति है। सर, पार्टी ने ऑब्जर्वर्स भेजे थे और जब ऑब्जर्वर्स भेजे तो उन्हें सिर्फ एक ही जवाब मिला कि हमारे नेता कोई और नहीं, नितिन गडकरी। तो उस दौरान जब पहली सूची आई थी तो सबको एक्सपेक्टेड था कि सारे नाम आ रहे हैं, तो ये तो बहुत सुनिश्चित था कि नितिन गडकरी जी का नाम ही दोबारा से होगा, तीसरी बार होगा। और जब पहली लिस्ट आई और उसमें नाम नहीं था तो एक बार जहन में आया कि कोई कुछ ऐसा कन्फ्यूजन था या आप पूरी तरह से आश्वस्त थे कि नहीं? हमारे यहाँ पार्टी में ऐसी पद्धति है कि लिस्ट डिक्लेयर होने के पहले स्टेट के सभी पदाधिकारी, मुख्यमंत्री और जो आते हैं दिल्ली, पार्लियामेंट्री बोर्ड के साथ सीट वाइज उनका ब्रीफिंग होता है, राजनीतिक परिस्थिति के बारे में जानकारी मिलती है, उनका सबका ओपिनियन पार्लियामेंट्री बोर्ड लेता है और पार्लियामेंट्री बोर्ड बाद में नामों की निश्चिति करता है। तो स्वाभाविक रूप से पहले इसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात 3 राज्यों की चर्चा हुई तो उनकी कैंडिडेट जाहिर हुए। महाराष्ट्र की चर्चा ही नहीं हुई, लोगों को बुलाया नहीं, तो लिस्ट उसके